अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी चैप्टर नंबर 15 जो कि सेकेंड ईयर की नई बुक आई है उसका चैप्टर 15 है, उसके न्यूमेरिकल की क्लास है। और इसमें हम बुक के तमाम वो न्यूमेरिकल जो कि एक्सरसाइज में गिवन हैं उनको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत डिटेल में उनको डिस्कस करें। मैंने पहले स्लाइड के अंदर इन तमाम न्यूमेरिकल्स के वो फॉर्मूले जो हमारे काम आएंगे वो यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। इनको अच्छी तरह से देख लीजिए कि भाई ये कौन से फॉर्मूले हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिए। इनकी मदद से ही हम अपने तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले न्यूमेरिकल की। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में गिवन है उसमें लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक टेम्परेचर हमें दिया गया है सेंटीग्रेड में और कहा गया कि कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट एंड द कंफर्ट फील्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। यानी ये बेसिकली दो पार्ट बन गए एक न्यूमेरिकल के कि एक में हमें -39 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर दिया गया, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब हम इसका डेटा देखते हैं कि हमें टेम्परेचर दिया गया है सेंटीग्रेड में, उसको हमने लिख लिया TC = -39 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। और जो बी पार्ट है उसमें ये कहता है कि जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि कंफर्ट फील्ड टेम्परेचर होता है उसे कन्वर्ट किया जाए केल्विन में। तो अब हम ये दो चीजें दो पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं तो फिर ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट जो पार्ट है उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ये हमारा फार्मूला है जो कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को कनेक्ट करता है। यानी आप इस फार्मूले से सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जो जैसा गिवन होगा उसी तरह फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात देखिए, यहाँ पर फिलहाल हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन है -39, तो हम TC की जगह -39 लिख देते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें TF फाइंड करना है। तो TF के साथ जितनी चीजें हैं हम उनको 1 बाय 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे ये 9 डिवाइड में है तो सबसे पहले इस 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो -32 है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करके +32 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो काम हमें करने हैं, एक तो 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें और दूसरा -32 को। तो 9 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और -32 इसके साथ प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारी जो है सिचुएशन बन जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि TF इक्वल होगा -39 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 +32। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, फिर उसको 32 के साथ ऐड होता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो हम उसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमें 38.2 फ़ारेनहाइट मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो सेंटीग्रेड -39 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट में 38.2 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया गया, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो हम ये बहुत छोटी क्लासेस से इस फार्मूले को जानते हैं कि जब भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो हम यही करते हैं कि जो टेम्परेचर हमें गिवन है 20, उसमें हम 273 को ऐड कर लेते हैं और इस तरह से हमारा फाइनल टेम्परेचर हमें केल्विन में मिल जाता है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो बहुत सिंपल बहुत ईजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि इस तरह से गिवन है। The boiling point of liquid nitrogen is -321 फ़ारेनहाइट। यानी जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका टेम्परेचर
321 फ़ारेनहाइट होता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर में, यानी सिंपल बस इसको केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखिए कि ये हमारा डेटा है कि फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर गिवन है, उसे केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है। तो बस सीधी बात याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो एक दूसरे में इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करता होगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो हम इसे पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें TF की वैल्यू गिवन है -321, तो हम TF की जगह -321 लिख देते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज रखते हैं। अब आप देखिए जो राइट हैंड साइड है -321 में 32 ऐड हो रहा है, यानी दोनों की साइन सेम है, तो यकीनन ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हम इसको प्लस करके लिख देते हैं। फिर 9 से इसको हम डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड पर 5 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो सर ये 5 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सिचुएशन मिलेगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो हमारे पास ये आता है, और -273 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो -273 दूसरी तरफ जाकर +273 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा केल्विन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा 76.9 केल्विन। इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल और इजी न्यूमेरिकल है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी जो चीजें हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड हैं कि आप सिंपल कैलकुलेटर से उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये थर्ड न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें कहा गया कि एक गैस है जिसका 1 ग्राम मोल, याद रखिएगा जब 1 ग्राम मोल कहीं पर आपको कहा जाए न्यूमेरिकल में, तो उसका मतलब है 1 मोल ऑफ अ गैस, यानी एक गैस के 1 मोल की कैलकुलेशन हमें करनी है। ज्यादा की भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमें गिवन होगा हम उसके मुताबिक ही काम करेंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन है ग्राम मोल, तो एक ग्राम मोल का मतलब है कि जी आपको एक सिंगल मोल की कैलकुलेशन करनी है गैस की, और किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो बेटा ये कहलाती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जिसको STPB कहा जाता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम इस STP की कंडीशन पे एक 1 मोल गैस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें दिया गया। तो हम सबसे पहले इसका डेटा फॉर्म कर लेते हैं कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल मैंने आपको बता दिया कि ग्राम मोल का मतलब है 1 मोल, तो हमने n जो मोल का सिंबल होता है स्मॉल n, तो उसकी जगह 1 लिख दिया। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बात अच्छी तरह से नशीन कर ले कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो है, लेकिन हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला आप पहले भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है उस फॉर्मूले में वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। बेटा याद रखिएगा टेम्परेचर दो तरह से हमें मिलता है, एक होता है सिंपल टेम्परेचर जो हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में शो करते हैं, और एक टेम्परेचर वो होता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो कि केल्विन में कन्वर्ट किया जाए। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको जब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हम इसमें 273 प्लस करके इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो 1 atm प्रेशर है, तो याद रखेंगे एटीएम जो है वो फिजिक्स की यूनिट नहीं है, हम इसको फिजिक्स की जो SI सिस्टम की यूनिट है उसमें लिखेंगे, और फिजिक्स की जो SI सिस्टम की यूनिट है प्रेशर की, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको पास्कल भी कहा जाता है। तो 1 atm प्रेशर होता है 1.013 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर के। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि सर जब भी 1 atm प्रेशर हो उसको हमें मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हम ये 1.013 10 की पावर 5 वाला जो फिगर है इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये atm से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं
कि फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा। तो देखिए फॉर्मूला है जनरल गैस इक्वेशन, ये फॉर्मूला आप यकीनन अच्छी तरह से जानते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये R कभी न्यूमेरिकल में गिवन भी हो सकता है इसकी वैल्यू, और वैसे आपको इसकी वैल्यू याद होना जरूरी है, तो वो अभी मैं आपको डिस्प्ले भी करता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसी तरह जो टेम्परेचर है वो हमें दिया गया, लेकिन ये टेम्परेचर फिर नशीन कर लें कि ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होना जरूरी है। तो जो भी हमें टेम्परेचर दिया गया है हम कंफर्म करेंगे कि वो केल्विन में कन्वर्ट हो चुका हो। ठीक है, अब हम इसमें अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं फॉर्मूले को कि ये जो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उसके साथ जो P मल्टीप्लाई में है तो हम इस P को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं P को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लिखा जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा कि V इक्वल टू nRT अपॉन P। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल की जगह मैं लिखूंगा 1, जो R है जिसको गैस कांस्टेंट कहा जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और आप देखिए टेम्परेचर को मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, यानी 0 में जब मैं 273 प्लस करूंगा तो वो 273 केल्विन बन जाएगा। तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद आपने पुट करना है। ठीक है, इसके नीचे डिवाइडेड बाय प्रेशर है तो प्रेशर हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था, उसकी वैल्यू को पुट किया और जब इसको कैलकुलेटर से आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है। तो सर ये आंसर हमारा वॉल्यूम का आ गया कि 1 ग्राम जो गैस है वो STP पर इतना वॉल्यूम रखती है। तो मेरा ये आंसर हमारा फाइनल है, लेकिन हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि नॉर्मली हम ये करते हैं कि लिक्विड और गैसेस का जो वॉल्यूम है उसे हम मीटर क्यूब के बजाय उसे लिखना पसंद करते हैं लीटर के अंदर। तो लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम लीटर में लिखना ज्यादा अच्छा ख्याल किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर आंसर तो हमारा मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि जो उसकी SI सिस्टम की यूनिट है वो मीटर क्यूब है, लेकिन जब आपका आंसर मीटर क्यूब में आ जाए तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है, वो अभी मैं आपको डिस्प्ले करता हूं। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर्स के। तो आपने करना यह है कि जो 1 मीटर क्यूब है इसको 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इस रिजल्ट को जो हमारा मीटर क्यूब में था यानी 0.0224 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो 22.4 लीटर होता है। और पर मोल मैंने इसलिए लिख दिया कि हमें 1 मोल की कैलकुलेशन कहा गया था तो वो हम पर मोल की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की कोई खास रीजन नहीं है। अगर आप सिर्फ वॉल्यूम लिख दें 22.4 लीटर तो वो भी हमारा आंसर परफेक्ट है। हम सिर्फ ये मेंशन करना चाहते हैं कि हमने जो ग्राम मोल के लिए कैलकुलेशन की थी वो 1 मोल की कैलकुलेशन है। तो बेटा इस तरह से हम इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इजी और सिंपल सा न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते रहे हैं। तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये न्यूमेरिकल खास तौर पर हमने बहुत प्रैक्टिस में रखना है क्योंकि इससे सिमिलर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहे हैं। तब क्वेश्चन क्या है, एन स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liters, यानी एक टैंक है जिसके अंदर एक गैस को स्टोर किया गया है, contains 3 kg of air, यानी एयर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है उसको हमने एक टैंक के अंदर स्टोर कर दिया एट अ प्रेशर ऑफ 18 atm, और उसका जो प्रेशर उस वक्त बना वो 18 atm है। अब आप देखिएगा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है
ये किसी प्रोसेस से पहले की इंफॉर्मेशन है, यानी हम इनिशियल कंडीशन में इस गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस गैस का वॉल्यूम हमें बता दिया गया, इस गैस का इनिशियल मास हमें बता दिया गया, इस गैस का इनिशियल प्रेशर बता दिया गया। तो ये जो तीन वैल्यूज हैं 112 लीटर ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है, 3 kg उसका इनिशियल मास है और 18 atm उसका इनिशियल प्रेशर है। तो ये हम इसको P1 V1 और M1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमसे कहा गया हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। तो कहता है कि बताइए इस टैंक में मजीद कितनी एयर फिल कर दी जाए। तो बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस सेंटेंस में ये पता चलेगा कि कैलकुलेट क्या करना है। तो कहता है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, यानी मजीद कितनी एयर, पहले से उसमें 3 kg है लेकिन और उसमें कितना इजाफा किया जाए। तो बेटा ये हमें इसमें इजाफा कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। तो इंक्रीमेंट को हम नॉर्मली चेंज की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें चेंज इन मास कैलकुलेट करना है कि भाई इसमें मजीद कितना मास गैस का ऐड कर दिया जाए। तो उससे होगा क्या, आगे लिखा है द प्रेशर इंक्रीजेस टू 21 atm। लाजमी बात है जब आप टैंक में मजीद गैस को फिल कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, उससे उनका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होकर 21 atm हो गया। तो ये 21 atm क्या है, ये इसका फाइनल प्रेशर है। और आगे लिखा है अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो बेटा अब हम इसका डेटा फॉर्म करते हैं पहले, फिर हम इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो आप देखिएगा ये हमारे पास डेटा है, इसमें इनिशियल वॉल्यूम को हमने V1 का नाम दिया, आप VI भी कह सकते हैं, और वो है 112 लीटर। दूसरी बात मास, जो इनिशियल मास था उसको हमने M1 का सिंबल दिया, 3 किलोग्राम है। इसी तरह जो इनिशियल प्रेशर है उसको P1 का नाम दिया, 18 atm है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीमेंट यानी इजाफा कैलकुलेट करना है, जो कि डेल्टा M से शो किया जाएगा। हाँ, अब इसके बाद जो क्वांटिटी लिखी है उसे गौर से देख लें। ये एक टेक्निकल बात है कि सर ये जो इसके अंदर वॉल्यूम हमें गिवन है, क्या ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है? तो देखें ये जो क्वेश्चन है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने इस एयर को एक टैंक के अंदर फिल किया है। अच्छा, टैंक का मतलब यकीनन कोई सॉलिड वॉल वाली चीज होगी, कोई ऐसा टैंक जिसकी वॉल फिक्स्ड होंगी। तो याद रखें कि अगर टैंक की वॉल फिक्स्ड है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। आप गैस को इंक्रीज कर दें उसके मास को, या गैस के मास को डिक्रीज कर दें, वो जो टैंक है वो उतना ही रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि आप एयर को या गैस को फिल कर रहे हैं बलून टाइप की किसी चीज में, तो हमें पता है कि सर जो बलून है उसमें अगर हम गैस में इजाफा करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो अगर बलून का साइज बढ़ गया तो हम कहेंगे वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहां पर जो टैंक है वो फिक्स्ड है तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही फाइनल वॉल्यूम माना जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम 112 है तो फाइनल वॉल्यूम भी 112 लीटर ही माना जाएगा। तो इसलिए हमने V2 को 112 लिख दिया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर हाईलाइट रखिएगा कि जब इस तरह का कोई फिक्स्ड टैंक होगा तो उसमें इनिशियल फाइनल वॉल्यूम आपको सेम कंसीडर करना होता है। अब हम आगे देखते हैं तो हमें फाइनल प्रेशर दिया गया P2 जो कि 21 atm है, और टेम्परेचर हमें बताया गया है कि जी कांस्टेंट है। तो बेटा अब इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो एक बहुत इजी बात है कि जो हमें कहा गया है कि चेंज इन मास कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंट इन मास कैलकुलेट करना है। तो जब भी याद रखें चेंज आपको फाइंड करना हो तो उसका मतलब यही होता है कि आपको दो वैल्यूज गिवन होनी चाहिए जिसको आप माइनस करके वो चेंज फाइंड कर सकें। तो भाई एक मास तो हमें गिवन है जो कि इनिशियल कंडीशन वाला है, लेकिन जो फाइनल स्टेट या फाइनल कंडीशन वाला मास है जिसको हम M2 कहेंगे वो हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें इस न्यूमेरिकल में उस फाइनल
फाइनल मास को फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इजाफा करने के बाद टोटल जो एयर का मास है वो कितना हो गया उस टैंक के अंदर। तो अब हम अपने इस सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम M2 कैलकुलेट करेंगे। सर अब M2 कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करें? तो जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डिफरेंट फार्मूले शो किए थे उसमें एक फार्मूला आपने गौर किया होगा, ये भी था P1 V1 अपॉन M1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2। इस फॉर्मूले से आप जो फाइनल मास M2 है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ करना यह है कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करना है। और अरेंजमेंट किस तरह करेंगे कि भाई ये जो M2 डिवाइड में है इसको यहां से उठाकर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए और जो P1 V1 है उसे आपने नीचे डिवाइड में लाना है और जो M1 है वो P2 V2 के साथ चला जाएगा। तो ये मैंने एरोज इसलिए शो कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि चीजों को किस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है और फॉर्मूला अरेंजमेंट के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म में हमें नजर आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम अपनी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, एक और टेक्निकल बात याद रखनी है कि सर आपने भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में कहा था कि अगर प्रेशर एटीएम में गिवन हो तो उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, लेकिन यहां पर आपने अपने डेटा में एटीएम को कन्वर्ट नहीं किया। तो बेटा मैंने इसलिए कन्वर्ट नहीं किया कि आप जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखें। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें ऊपर एक प्रेशर गिवन है जो P2 है, इसी तरह नीचे एक प्रेशर गिवन है P1 है। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि सर ऊपर भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, तो नतीजा क्या निकलेगा कि दोनों ऊपर और नीचे वाले प्रेशर से जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब वो यूनिट्स कोई भी हो, वो एटीएम हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला हमें मिल जाए जिसमें यूनिट्स कैंसिल हो रही हो, तो फिर हम अपने डेटा में जो एटीएम की यूनिट है उसे चेंज नहीं करेंगे और अगर कर भी लेंगे तब भी उसे कैंसिल होना है और फाइनल आंसर हमारा सेम ही आना है। तो हम बजाय इतनी ज्यादा मेहनत करने के हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। तो देखिएगा ये हमारी वैल्यूज हैं जो हमने पुट कर दी कि हमें मास M1 गिवन था 3, ये जो प्रेशर इनिशियल था वो फाइनल प्रेशर P2 जो है वो 21 था, वॉल्यूम जो फाइनल है वो 112 है, डिवाइडेड बाय P1 इनिशियल प्रेशर था 18 और जो वॉल्यूम था इनिशियल वो भी 112 था। तो मैंने आपसे कहा वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि ये एक फिक्स्ड टैंक की बात हो रही है। तो अब आप देखिए कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 112 और बाकी जो पार्ट रह गया उसको सॉल्व करके हमें M2 आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सर क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं बेटा, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो एक रिक्वायरमेंट थी। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि इजाफा करने के बाद टोटल मास या टोटल एयर कितनी हो जाती है। हमसे कहा गया कि भाई इसमें आने वाला चेंज या इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब इंक्रीमेंट के लिए आपको डेल्टा M के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि डेल्टा M इक्वल टू M2 माइनस M1। एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो अगर M2 ग्रेटर हो तो M2 माइनस M1 फॉर्मूले में लिख दीजिएगा और अगर M1 ग्रेटर हो तो M1 माइनस M2 लिख दीजिएगा। यानी ये जो डिफरेंस है ये नॉर्मली हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करके बनाते हैं। तो अब M2 की वैल्यू हमारे पास 3.5 थी और M1 की वैल्यू 3 है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से 0.5 किलोग्राम। तो सर ये 0.5 किलोग्राम इंक्रीमेंट है, यानी हम एयर में जो 3 kg एयर थी उसमें 0.5 kg का इंक्रीमेंट करेंगे तो जो इसका प्रेशर है 18 atm से 21 atm तक पहुंच जाएगा। मैंने इसको बहुत डिटेल में इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डिस्कस किया है क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी। हो सकता है कि जो वैल्यूज हैं वो एग्जाम में चेंज कर दी जाए, तो आपको मेथड आता होगा, फॉर्मूला आप जानते होंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एक बलून है उसके अंदर एयर फिल की गई है और मीटर क्यूब ये
पॉइंट आउट कर रहा है कि सर ये वॉल्यूम है उस एयर का जो बलून के अंदर फिल की गई है एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। ये जो K है ये किलो के लिए है, तो किलो पास्कल इसकी यूनिट है 120 किलो पास्कल। ये प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब। अब हम चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम कम हो जाए। तो बेटा अभी मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में ये बात बता दी थी कि वहां तो एक टैंक था जिसका वॉल्यूम फिक्स था, वो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता था। तो जो इनिशियल था वही हमने फाइनल कंसीडर कर लिया था। लेकिन आप जरा इसमें देखें कि हमें एक बलून बताया गया है, तो सर बलून में अगर हम एयर को फिल करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम उस एयर को उसमें से बाहर निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि दो हमें वॉल्यूम दिए गए, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो वॉल्यूम यहां चेंज इसलिए हो रहा है कि यहां वो जो चीज जिसके अंदर एयर फिल की जा रही है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आखिर में लिखा है कि ये सब कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। तो अब याद करें कि हमें जो एक फॉर्मूला बताया जाता है वो बॉयल्स लॉ की फॉर्म में, पहले आप ये डेटा देख लें फिर मैं आपको बॉयल्स लॉ भी डिस्प्ले करता हूं। तो सर इनिशियल वॉल्यूम था गैस का 0.04 मीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर था 120 किलो पास्कल। आप चाहें तो किलो को 1000 की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे सिंपल पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल यूनिट तो पास्कल होती है। तो अगर आपने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया तो आपका फाइनल आंसर भी पास्कल में आएगा, और अगर आप किलो पास्कल में रहने देते हैं तो फिर आपका फाइनल आंसर भी किलो पास्कल में आएगा। फिलहाल मैंने इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 किलो इक्वल होता है 1000 के। तो अब आगे हमें पूछा गया कि जी इसका फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, जबकि फाइनल वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब है। तो अब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ रखा है, और बॉयल्स लॉ हमें पता है कि वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है P1V1 इक्वल टू P2V2। तो बॉयल ने कहा था कि किसी भी गैस के लिए किसी भी स्टेट में जो P और V का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो आप देखें कि इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इस पर बॉयल्स लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो P1V1 इक्वल टू P2V2 ये हमारा जो है वो बॉयल्स लॉ है। अब इसमें थोड़ा अरेंज करना है हमें, क्योंकि P2 कैलकुलेट करना है, तो इसके साथ जो V2 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लिखा जाएगा। तो P2 जो है वो हमें इस तरह से मिलेगा P1V1 अपॉन P2। अब P1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1 2 और 4 जीरोस के साथ है, पास्कल की फॉर्म में। तो वो लिखते हैं P1 की जगह उसका इनिशियल वॉल्यूम 0.04 है, वो लिखते हैं। इसी तरह V2 की जगह जो उसका फाइनल वॉल्यूम है 0.025 वो पुट कर दें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है प्रेशर का आ जाएगा 192,000 पास्कल। तो सर इतने पास्कल उसका जो नया प्रेशर होगा या फाइनल प्रेशर होगा वो बन जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी सिंपल है, इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम पर मोल। यानी नाइट्रोजन का मोलर मास हमें दिया गया है। हमें पता है मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर किसी भी चीज के 1 मोल का जो मास होता है उसे ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो मोलर मास कहलाता है। तो ये हमें 1 ग्राम नाइट्रोजन का मोलर मास दिया गया 28 ग्राम। ठीक है, फिर आगे लिखा है फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन का टोटल मास 100 ग्राम है तो देखें एक तो है मोलर मास, मोलर मास का मतलब है कि सर वो तो 1 मोल का हो गया, और 100 ग्राम क्या है? सर 100 ग्राम जो है वो एक टोटल मास है कि हमने नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी कहीं से ली और वो 100 ग्राम उसका मास हमें मिला। तो अब क्या कैलकुलेट करना है? ए पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ मोल्स। तो बताइए कि 100 ग्राम में कितने मोल होंगे नाइट्रोजन गैस के। तो हम इस 100 ग्राम को टोटल मास के तौर पर कंसीडर करेंगे, और वो जो 28 है वो उसके 1 मोल का मास है जिसको मोलर मास भी कहते हैं।
फिर इसी तरह इसका एक बी पार्ट है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमें इसी का एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और प्रेशर उसका 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है। तो अब हम डेटा फॉर्म करते हैं। तो सर डेटा के अंदर मैंने मोलर मास को 28 ग्राम पर मोल लिख दिया, जो टोटल मास था उसको 100 ग्राम लिख दिया। नंबर ऑफ मोल हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करने हैं, बी पार्ट में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फौरन कन्वर्ट कर लेते हैं 273 के साथ ऐड करके केल्विन में, तो ये 293 केल्विन हो गया। और प्रेशर जो है वो हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5। अब हम इस न्यूमेरिकल्स को इन डेटा को देखते हुए फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। तो सर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का है कि टोटल मास ऊपर रखा जाता है और मोलर मास से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो टोटल मास m स्मॉल m जिससे हमने इसको शो किया था 100 ग्राम है, वो ऊपर रखेंगे और मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3.57 मोल्स। तो बेटा बहुत इजी है मोल्स की तादाद निकालना, क्योंकि इसमें हमें टोटल मास और मोलर मास गिवन है। तो बस सिंपल याद रखिएगा, टोटल मास जो गिवन होता है उसको ऊपर रखना होता है और डिवाइड कर देना होता है मोलर मास से, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के इतने मोल्स 100 ग्राम के अंदर होते हैं। अब बी पार्ट में हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए वॉल्यूम के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने से प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया था, PV = nRT, जो जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। इसमें हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर को सबसे पहले तो सीधा शिफ्ट कर देंगे, प्रेशर यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा nRT/P। अब n की जगह पर हम इसके नंबर ऑफ मोल पुट कर सकते हैं जो हमने कैलकुलेट किए फिलहाल 3.57। R है वही गैस कांस्टेंट है, मैंने कहा था इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि केल्विन में होना चाहिए, 293 हमें गिवन है और प्रेशर भी हमें गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। n की जगह 3.57 जो हमने ए पार्ट में फाइंड की थी, फिर R की वैल्यू 8.314 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 293 है और डिवाइड बाय इसका प्रेशर। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमें मिलता है 0.086 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है कि मीटर क्यूब में हमें आ गया। हम इस मीटर क्यूब को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम इस फाइनल आंसर को किस फॉर्म में लिखें, लेकिन क्योंकि हमारी फिजिक्स जो है वो ऐसा सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करती है, तो मीटर क्यूब जो है वो इसका एक परफेक्ट आंसर है। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा था कि गैसेस को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसको अपने तौर पर लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 86 लीटर के करीब आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है अ सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन्स 3.0 10 की पावर 24 एटम्स। देखिए ये एक गैस के टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को नॉर्मली हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोल नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। मोल में और टोटल नंबर ऑफ एटम्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। हमें इस गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन टेम्परेचर पर, और प्रेशर की वैल्यू दी गई है 120 किलो पास्कल। अब हम इसका डेटा देखते हैं। तो सर डेटा में हमने नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं 3.0 10 की पावर 24, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट दिया हुआ है, हमें इसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें जो प्रेशर था वो किलो पास्कल में दिया गया था, उसका किलो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल बन जाएगा सिंपल।
किलो खत्म हो जाएगा तो 1 2 0 और उसके आगे 3 जीरो और आ जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारा डेटा है। अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें? तो देखिएगा सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी देखा कि सर वो जनरल गैस इक्वेशन जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, यानी PV = nRT। बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक स्मॉल n आता है, यानी इसमें मोल आते हैं, जबकि यहाँ तो मोल गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम में ये करना है कि इसमें भी पहले मोल कैलकुलेट करना है और मोल कैलकुलेट करके फिर हम वो PV = nRT की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अब स्मॉल n कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला सीखा कि सर अगर मास गिवन हो, टोटल मास, तो उसको ऊपर रखते हैं और मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक और फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला एटम्स की फॉर्म है कि जब भी आपको मोल कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को ऊपर रखेंगे और एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें कि ये मेरा फॉर्मूला PV = nRT, लेकिन इसमें मुझे स्मॉल n कैलकुलेट करना है। तो भाई स्मॉल n किसके इक्वल होता है? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो n/NA। तो ऊपर वाला n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम, और नीचे क्या है? Na जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.023 10⁻23 होती है। तो मैंने क्या किया, इस n की वैल्यू को फॉर्मूले में ऊपर पुट कर दिया। तो अगर मैं इस n को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। यानी इस स्मॉल n की जगह याद रखिएगा हमने सिर्फ n/NA लिखा है, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहा। अब हम चाहें तो इस P को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरह से हमारा फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो कैपिटल N की जगह हम वो जो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है वो पुट कर देंगे। R वही गैस कांस्टेंट है, बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, वो आपने याद रखना है। और इसी तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन है और P प्रेशर हमें गिवन है और Na वही एवोगैड्रो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6.023 10⁻23। तो इन तमाम चीजों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.104 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद मिलता है। तो हम इसको मीटर क्यूब नहीं रहने देते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो इसका न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सर न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं। और ये बात बहुत इजी है कि अगर एक स्मॉल सा वॉल्यूम हो, कोई छोटा सा सिलेंडर हो जिसमें गैस को फिल किया जाए, तो ये बात हम जानते हैं कि उस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर बेशुमार मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और उनकी तादाद ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस होती है और वो मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होते हैं। और अगर हमें कोई एक सिंगल वैल्यू की वेलोसिटी चाहिए तो फिर हम तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और उसको शॉर्टकट फॉर्म में हम लिखते हैं VRMS। तो बेटा इसमें हमें वही VRMS कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के लिए, और कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm प्रेशर पर, यानी कोई STP वाली कंडीशन है जिस पर हमें ये काम करना है। फिर आगे लिखा है अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, यानी आप ये मान लें कि हाइड्रोजन जो है एक आइडियल गैस है तो उसके तमाम फॉर्मूलेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज, और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है। तो अब हम इसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं कि ये हमारे पास VRMS हमें कैलकुलेट करना है
टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करने के बाद। फिर उसके बाद जो प्रेशर है वो 1 atm है जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे और वो 1.013 एक्सपोनेंट 5 के इक्वल होता है। फिर डेंसिटी जो है वो 8.99 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमें गिवन है। तो बेटा अब कौन सा फॉर्मूला है जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करता है? तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में होता है और इस न्यूमेरिकल में जो है वही प्रेशर और डेंसिटी क्योंकि गिवन है हम वही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो हमारा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि √3p/ρ, तो p प्रेशर है जो कि हमें गिवन है 1 atm जिसको हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। रो डेंसिटी है वो भी हमें गिवन है। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो आता है 1854 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें जो टेम्परेचर था उसको तो हमने यूज ही नहीं किया। तो बेटा याद रखिएगा कि बाज़ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती है न्यूमेरिकल में जो एक्स्ट्रा होती हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनके बगैर ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो बेशक इसमें टेम्परेचर गिवन है लेकिन उसका फिलहाल यहाँ पर कोई यूज नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं और हमारा फाइनल आंसर हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। इसमें लिखा है कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। हमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। कितने टेम्परेचर पर? 500 केल्विन पे। अच्छा, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इसमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। एक प्रोटॉन का मास दिया गया 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K गिवन है 1.38 एक्सपोनेंट -23। तो बेटा ये मास ऑफ प्रोटॉन का हाइड्रोजन की VRMS से क्या उसका ताल्लुक बनता है? तो आपको एक चीज पहले बता दूं, फिर उसके बाद हम अपना डेटा और जो सोल्यूशन है उस पर बात करेंगे कि देखिए ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेटा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन नेग्लिजिबल होता है। यानी अगर मैं ये मान लूं कि हाइड्रोजन एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास तकरीबन 0 है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का जो टोटल मास है वो उसके एक सिंगल प्रोटॉन की वजह से बन रहा है। तो अक्सर हम यही करते हैं कि जो सिंगल प्रोटॉन का मास है वही हाइड्रोजन एटम का मास कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां जो हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है वो मान लें एक हाइड्रोजन एटम का मास है। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में भी ये बात बताई गई है कि हाइड्रोजन जो है वो एक डायटोमिक गैस है और हाइड्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाती है, यानी दो एटम आपस में मिलकर कंबाइंड होकर रहते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन को दोबारा रीड करें कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, यानी हमें हाइड्रोजन गैस एटम की VRMS नहीं निकालनी बल्कि उसके मॉलिक्यूल की VRMS निकालनी है। यानी जो मास हम रखेंगे वो एटम का नहीं रखेंगे बल्कि उसके मॉलिक्यूल का मास रखा जाएगा और मॉलिक्यूल का मास इस प्रोटॉन के मास का यकीनन डबल हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा जो डेटा है वो हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं कि हमें VRMS कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर हमें ऑलरेडी केल्विन में गिवन है तो फर्दर इसको और आगे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। फिर मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम है। हमें मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए तो मैंने आगे लिख दिया डेटा में कि MH जो कि मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो डबल है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन के मास के डबल के बराबर ये होता है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। तो जब हमने 1.67 10⁻⁻27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा वो कन्वर्ट हो गया 3.34 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम में। यह आ गया मास ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए। अब हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कई फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला हमारा ये है जो कि टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला कहलाता है।
तो अब आप इसमें देखिए √3kT, तो K की जगह हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रख देंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, और टेम्परेचर जो कि केल्विन में 500 केल्विन गिवन है वो पुट कर देंगे, और जो m है वो मॉलिक्यूलर मास है जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है डेटा में। अब वो तमाम वैल्यूज के अंदर हम जो है सॉल्व करने के लिए रख देते हैं, और फिर उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं कैलकुलेटर से, तो सर फाइनली जो आंसर आता है वो 2489.5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का है उसकी VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बेटा अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। Determine the average value of the kinetic energy of the particles of an ideal gas at 10 डिग्री सेंटीग्रेड and 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें एक आइडियल गैस के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, यानी 10 डिग्री पर भी और 40 डिग्री पर भी। इसका एक बी पार्ट भी है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमें पर पार्टिकल मिलेगी उसको हमने पर मोल में भी कन्वर्ट करना है। तो बेटा अब पहले इसका डेटा फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिटेल पर देखेंगे। तो हमें ये इसका डेटा मिलता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है पार्टिकल्स की या पर मॉलिक्यूल की, और उसके बाद उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है उसे भी हमने 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और बी पार्ट में हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी अगर आपको एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं 3/2kT। आपके इस चैप्टर 15 के अंदर बाकायदा इससे रिलेटेड जो है वो एक प्रूफ भी मौजूद है जिससे ये फार्मूला ओरिजिनेट होता है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 3/2kT के। तो हम इसके जरिए फाइंड करते हैं 3/2kT। तो हम पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 283 केल्विन के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 3/2 ऐसे ही रहने दिया, k की जगह 1.38 एक्सपोनेंट -23 लिख दिया जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, और जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने पर 283 बनता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई 5.86 10⁻⁻21 जूल। ये आ गई हमारी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमें यही कैलकुलेशन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी करनी है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 3/2kT और इसमें k की वैल्यू पुट करने, और जो टेम्परेचर 40 है उसको केल्विन में 273 ऐड करने के बाद 323 उसकी वैल्यू बनती है, वो हमने इसके अंदर पुट की, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई पार्टिकल की, एक पार्टिकल की, एक मॉलिक्यूल की। अब हमें इसी चीज को इन्हीं टेम्परेचर पे दोबारा कैलकुलेट करना है, लेकिन अब की बार हमें इसे कैलकुलेट करना है पर मोल। तो सर पर मोल के लिए क्या कोई डिफरेंट फार्मूला? बिल्कुल, एक और फार्मूला हमारे पास मौजूद है जो बिल्कुल इसके सिमिलर है, लेकिन वो हमें पर मोल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है 3/2RT। आप देखिए यहाँ पर था 3/2kT और यहाँ पर है 3/2RT। सिर्फ फर्क किस चीज का है कि यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K यूज होता है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो R यूज हो रहा है जो कि गैस कांस्टेंट है। तो अब हम पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बस R की वैल्यू 8.314 रख देंगे, टेम्परेचर वही 283 है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बना। इसका आंसर हमें 3529.2 जूल पर मोल मिल गया। इसी तरह से हम इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसी फॉर्मूले के जरिए पर मोल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो बेटा इस तरह से हमें ये तमाम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिलता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज
मैसेज कर सकते हैं, जो भी कमेंट्स है उसके अंदर आप अपना क्वेश्चन या जो भी आपके जहन में कोई ख्याल आइडिया आता है, कोई बात इसमें प्रॉब्लम लगती है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो फ़ौरन पहुंच जाए। जैसे ही अपलोड होगी फ़ौरन ही आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।